दोस्तों नमस्कार। राजनीति ऐसी पहले कभी नहीं थी। सियासत पहले इस तरीके से साधी नहीं जाती थी। और अब तो खुले तौर पर हर कोई कहने से कतराता नहीं है कि आप सत्ता से टकरा नहीं सकते हैं। सत्ता के पास जितनी ताकत होती है वो अपने अनुसार समूचे सिस्टम को ढाल लेती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी राहुल गांधी खड़े हुए हैं। और अब जो कल फैसला राहुल गांधी को लेकर आने वाला है वह भी सुप्रीम कोर्ट से वह भारत की राजनीति को बदल सकता है। मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता की नींव को हिला सकता है। इस देश के भीतर में लोकतंत्र को खत्म करते हुए किस तरीके से समूचे सिस्टम ही नहीं बल्कि संवैधानिक पिलर को भी सत्ता अगर अपने अनुकूल कर ले तो उसके बाद क्या कुछ हो सकता है। शायद इन्हीं सवालों का जवाब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में यह कहकर दिया है, माफी नहीं मांगूंगा। और माफी नहीं मांगूंगा मतलब सिर्फ यह नहीं है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। माफी नहीं मांगूंगा का मतलब राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में बहुत साफ तौर पर लिख कर दिया है कि दरअसल इस देश की न्यायिक प्रक्रिया के साथ मौजूदा राजनीतिक सत्ता कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रही है। मौजूदा वक्त में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है उसको सत्ता अपने अनुकूल करने की स्थिति में नए ताने बाने को बुनते हुए खड़ा तो नहीं कर रही है। और इस देश के भीतर में अगर राजनीतिक सत्ता अपने तरीके से अपने नेताओं के जरिए अलग अलग अदालतों में कोई केस दायर कर दे और फैसला उन्हीं केसों को ध्यान में रखते हुए कोई कोर्ट दे दे तो इसके मतलब मायने क्या है। शायद यह एक ऐसा फैसला है जो भारत की राजनीति पर असर दो तरफा डालेगा। यानी तलवार की धार कुछ ऐसी है जिसमें इस पार गिरे तो भी मौजूदा मोदी सत्ता के लिए मुश्किल और उस पार गिरे तो भी मोदी सत्ता के लिए कहीं ज्यादा मुश्किल। सवाल यह नहीं कि जेल में डाल दिया जाए राहुल गांधी को तो क्या होगा इस देश के भीतर। इस देश के भीतर कांग्रेस तब किस रूप में खड़ी होगी और मानहानि के मामले को लेकर जेल में डालने की परिस्थितियां सूरत की अदालत ने जिस स्थिति के साथ की और इस बात का स्कोप लगातार बनाए रखा कि सामने वाले को राहत और रियायत इस रूप में देते चले जाएं कि आज नहीं तो कल ये माफी मांग ही लेंगे। क्योंकि भारत के भीतर में जितने मानहानि के मामले होते हैं और जितने भी बड़े नेताओं की एक लंबी कतार है जिन्हों के ऊपर मानहानि का मुकदमा चला उन्होंने माफी मांग ली। इसके दायरे में कई सांसद आते हैं, कई मुख्यमंत्री आते हैं जो माफी मांग लेते हैं, बात आई गई हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने एक नई परिस्थितियों को गढ़ा है और बताया है कि जिन भी हालात में मेरी संसद सदस्यता चली गई, मेरे बंगले को ले लिया गया, बंगले का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन इस देश के लोकतांत्रिक परिस्थितियों के भीतर किस तरीके से किसी केस को लेकर राजनीतिक सत्ता कैसे ताना बाना बुनती है और उसी आधार पर फैसले होते हैं। और शायद एक चुने हुए सांसद को संसद में जाने से रोकने के लिए सरकार क्या कुछ करती है या अदालत इस बात की अनदेखी कर देती है कि जिस शख्स पर वह सजा सुना रही है वह विपक्ष का नेता है। यानी राजनीतिक तौर पर उसके द्वारा कहा गया कोई भी शब्द या उसकी कोई भी राजनीतिक पहल इस देश की राजनीति से जुड़ी होगी जो सत्ता पर सीधे हमला कर रही होगी। लेकिन सत्ता पर हुए हमले को कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर और समुदाय विशेष से जोड़ने की जो प्रक्रिया पैदा हुई उसने शायद हर किसी को अब जो सत्ता में बैठे हैं परेशान कर दिया है। अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांग रहे हैं और हलफनामे में लिखे हुए एक एक शब्द को अगर आप समझना चाहते हैं और उसके साथ ही पूर्णेश मोदी जिन्होंने केस किया 2019 में और यह वाकया 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी के भाषण देने का है, तो अब आप कल्पना कीजिए 2019 के लोकसभा के चुनाव में दिया गया बयान, दिया गया भाषण 2024 की सियासत को उलट सकता है, राजनीति को बिल्कुल पलट सकता है। ऐसी स्थिति इस देश के भीतर कल के फैसले के बाद बन सकती है। और दोनों परिस्थिति में कोई दूसरा नहीं, फैसला जो भी आए मुश्किल सरकार के लिए
होने वाली है। लेकिन उससे पहले हमें लगता है एक एक शब्द को जरा समझने की कोशिश इसलिए करनी चाहिए कि जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में किया है वह इसलिए गौरतलब है क्योंकि वह भारत के समूचे सिस्टम और सरकार द्वारा चलाए गए सिस्टम की परिभाषा जो सत्तानुकूल उन्होंने गढ़ी है उसकी बखिया उधेड़ देता है। हालांकि एक हलफनामा पूर्णेश मोदी की तरफ से भी किया गया, उस हलफनामे का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन उसमें एक ही शब्द महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण यह है कि उनका बार बार कहना है राहुल गांधी में लगता है जैसे अहंकार आ गया है, उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है। और राहुल गांधी खुले तौर पर कहते हैं उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है, लेकिन यह अहंकार नहीं है, यह मौजूदा राजनीतिक सत्ता से टकराने का और उसकी हकीकत को इस देश के सामने रखने के राजनीतिक जमी को तैयार करने की सोच है। तो आइए जरा इस हलफनामे की परिस्थितियों को परखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल फैसला इसी पर आधारित होगा। केस को रफा दफा करने के लिए वो माफी नहीं मांगेंगे, इस हलफनामे में पहला शब्द यही लिखा गया है। यानी ऐसा मत सोचिए कि हम चाहते हैं केस को रफा दफा कर दिया जाए इसलिए माफी मांगे, बिल्कुल नहीं, माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि सूरत की अदालत ने जो सजा सुनाई है वह बिल्कुल गलत है, वह उचित नहीं है। और राहुल गांधी के हलफनामे में है कि वो चाहते हैं कि सजा पर रोक लगे, संसद का दर्जा फिर से हासिल हो, यानी संसद में बतौर संसद सदस्य वो जाकर बैठ सके, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। बिना किसी गलती के याचिकाकर्ता पर यानी राहुल गांधी पर आपराधिक केस करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है में तहत सदस्यता रद्द करके किसी को माफी मांगने के लिए मजबूर करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस कोर्ट की ओर से इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने आग्रह दो बातों को लेकर कर दिया कि जो पूरी न्यायिक प्रक्रिया है जो सूरत की अदालत से शुरू हुई और जो हाई कोर्ट ने भी उस पर सहमति जता दी, यह पूरा का पूरा मामला किस तरीके से उसकी अपनी प्रक्रिया के खिलाफ जाता है और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो सदस्यता रद्द की गई वह भी गलत है। बात इतनी भी नहीं है क्योंकि इस हलफनामे में राहुल गांधी ने इस देश में मोदी सत्ता की उस राजनीतिक जमीन की नब्ज को पकड़ लिया है जहां पर अभी तक सरकार मनचाहे तरीके से मनचाही कार्रवाई करने से कतराती नहीं थी, क्योंकि वह बहुत साफ तौर पर राहुल गांधी अदालत से कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें सफलता मिलेगी क्योंकि यह एक असाधारण मामला है। अब सवाल असाधारण का क्यों है? क्योंकि उधर पूर्णेश मोदी ने कहा इसको असाधारण मामला ना मानिए। राहुल गांधी कह रहे हैं यह बिल्कुल असाधारण मामला इसलिए है क्योंकि पूरी प्रक्रिया जो रची बसी गई वह लगता ही नहीं है कि किसी कानूनी प्रक्रिया या न्यायिक प्रक्रिया के लिए उचित यह हो सकता है, क्योंकि एक मामूली बात की बड़ी कीमत चुकाई जा रही है और निर्वाचित सांसद में के रूप में उन्हें लंबे वक्त से अयोग्य ठहरा दिया गया है। ऐसा फैसला कैसे हो सकता है? और अगर न्यायपालिका के दिए गए फैसलों को ही परखना शुरू करें और इससे पहले जितने भी केस मानहानि को लेकर हुए हों उसमें ऐसी सजा इससे पहले क्यों नहीं दी गई, और चूंकि सजा का प्रावधान 2 साल का है तो मैक्सिमम इसी दौर में क्यों दिया गया, और इसी फैसले को लेकर जब सामने वाला शख्स एक राजनीतिक व्यक्ति है और देश की नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के तौर पर जिसकी पहचान है, क्या इसलिए यह सारी कार्रवाई हुई है? क्योंकि अपने हलफनामे में राहुल गांधी ने और साफ किया है कि पूर्णेश मोदी ने उनके कथित आपराधिक इतिहास को दिखाने के लिए उनके खिलाफ कई लंबित मामलों का सहारा लिया, लेकिन उन्हें किसी अन्य मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है और ज्यादातर मामले प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से ही दर्ज कराए गए हैं। यह हिस्सा समूची कच्चे चिट्ठे को उभार देता है, यानी किसी व्यक्ति को अगर फांसना है और किसी व्यक्ति को अगर सजा दिलानी है तो इस फैसले में जो दिया गया उसके इर्द गिर्द उस व्यक्ति को लेकर देश की अलग अलग अदालतों में वैसे ही केस डाल दीजिए
और उन केसेस का रेफरेंस इस फैसले को देते वक्त हो जाए, लेकिन जिन्होंने केस ठोका है वह उस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी के नेता पुणेश मोदी भी हैं और मौजूदा वक्त में उनकी सत्ता भी है, और जो नाम लेकर नरेंद्र मोदी के नाम के साथ उन्होंने जो जोड़ा गया चीजें, उसमें जो बाकी मोदी थे, वह नीरव मोदी का जिक्र हो, ललित मोदी का जिक्र हो, उस परिस्थिति को ट्विस्ट कर दिया गया। क्या यह न्यायिक प्रक्रिया में ऐसा वातावरण पहले से बनाया जा सकता है? किसी को फांसना है तब तो यह बेहद आसान होगा। किसी के खिलाफ भी 8-10 मामले किन्हीं भी अदालतों में दे दीजिए और किसी का भी फैसला ना आया हो, लेकिन उसी रेफरेंस को देते हुए इसका फैसला दे दिया जाए, ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है? यह पूरी तरीके से न्यायपालिका का अपनी उसकी पूरी प्रोटोकॉल जो है उसका उल्लंघन तो नहीं है? यह सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं और अपने हलफनामे में वो कहते भी हैं कि दरअसल जो याचिकाकर्ता यानी खुद राहुल गांधी हैं, एक सांसद और विपक्ष के नेता हैं। राजनीतिक तौर पर उनकी हैसियत भारत की राजनीति में सत्ता के सामने एक नेता के तौर पर है, जो कि उन पर सवाल खड़ा करेगा ही जो सत्ता में होंगे, क्योंकि वह विपक्ष के हैं, सांसद हैं, नेता हैं, और इसीलिए सत्ता में बैठे लोगों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना जरूरी है। अगर विपक्ष क्रिटिकल नहीं होगा सत्ता को लेकर, अगर विपक्ष और विपक्ष का कोई नेता और खास तौर से राहुल गांधी अगर ऐसी सोच को लेकर नहीं आएंगे कि सत्ता को कटघरे में उनके अपने कार्यों के जरिए किया जाए या उनकी पॉलिसीज को लेकर या उस दौर में जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसको लेकर किसी बात का जिक्र किया जाए, तो क्या यह गलत हो सकता है? इसीलिए इस हलफनामे में लिखा गया है कि एक सांसद और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी हैं, इसीलिए सत्ता में बैठे लोगों को आलोचनात्मक मूल्यांकन करना जरूरी है। और मानहानि का इरादा था या नहीं, इसे समझने के लिए भाषण को पूरा पढ़ना भी जरूरी होगा, क्योंकि कोलार में दिए गए भाषण के संदर्भ को अगर परखें तो राहुल गांधी उस करप्शन का जिक्र कर रहे हैं जहां पर देश की संपत्ति को कौड़ियों के मोल करोड़पतियों को दिया जा रहा है। उस भाषण के भीतर में इस देश के भीतर बैंकों से कर्ज लेकर भागने वाले लोगों का जिक्र है, वो कितने बड़े करप्ट हैं जो इस देश के भीतर बैंकों में जनता का पैसा जो जमाए उसको लेकर भाग जाते हैं। उस भाषण के संदर्भ में गवर्नमेंट की करप्ट पॉलिसीज का जिक्र है, गवर्नमेंट की करप्ट पॉलिटिक्स का जिक्र है, और उसको अगर एक हिस्से को निकालकर देखा गया तो यहां पर हलफनामे में लिखा गया कि आप उसे पहले पूरा पढ़ तो लीजिए। और इसके अलावे यह साफ है कि मानहानि जो अपने आप में सजा होती है वो पूरी तरह से नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, जमानती अपराध है। तो ये सारी चीजें तो खुद ब खुद बताती हैं कि यह अपराध कोई ऐसा नहीं है जिस अपराध के जरिए किसी को आप सजा दे डालिए। और माफी ना मांगने की परिस्थिति में यह कहना कि सामने वाला माफी नहीं मांगता है, इससे पहले तो हर कोई माफी मांग लेता था, तो यह एक अहंकार है। राहुल गांधी इस पे सीधी चोट इस बात को लेकर अपने हलफनामे में कह रहे हैं कि मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं और राजनीतिक सत्ता पर क्रिटिकल होना, उस पर आलोचनात्मक तरीके से उनकी पहल को आकलन करना, भाषण देना, यह सब जरूरी होता है। तो क्या यह पहली बार है इस देश के भीतर में? सजा तो पहली बार है, पूरी कानूनी प्रक्रिया पहली बार है, क्योंकि 2019 का भाषण और सरकार सक्रिय होती है या कहें अदालत सक्रिय होता है 2023 में। और 2023 में भी कब? मार्च के महीने में। वह भी कब? जब अडानी को लेकर हिडेनबर्ग रिपोर्ट आ जाती है और एक झटके के भीतर में पार्लियामेंट के भीतर शोर मच जाता है कि अडानी मोदी भाई भाई या उनके रिश्ते क्या हैं। यह बात सरकार और सत्ता बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो कटघरे में लाकर खड़ा किया जाता है और उसके बाद फैसला आता है। वो फैसला मार्च 2023 से जो रफ्तार पकड़ता है, अब अगस्त के महीने में वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया है जहां कल फैसला होना है। और इसीलिए इस हलफनामे में साफ तौर पर लिखा गया कि सूरत की अदालत की तरफ से 2 साल की अधिकतम सजा देने का फैसला असाधारण है और इस पर रोक का विचार करना चाहिए। हलफनामे के एक एक शब्द के ठीक समानांतर
एक क्षण के लिए सोचिए कि कैविएट लगाया था पुणेश मोदी ने, जिन्होंने सूरत की अदालत में यह केस किया था मानहानि का लेकर। उन्होंने अपने हलफनामे में क्या किया, यह भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। उन्होंने 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो जानकारी दी, वह भी बड़ा शानदार तरीके से है, जिस हलफनामे को उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति राहुल गांधी की व्यक्तिगत नफरत के कारण उन्होंने उन लोगों का घोर अपमान किया जिनका सरनेम संयोगवश प्रधानमंत्री का सरनेम है। यह तो अच्छी बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन पे जो टीका टिप्पणी 13 दिन की जब सरकार थी और उस पार्लियामेंट के भीतर हुआ था और वाजपेयी शब्द के साथ किया गया था, तो उस पर पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में यकीनी तौर पर यह एक ऐसा अमृतकाल है जिसमें सत्ता अपने अनुकूल बनाने के लिए कोई भी परिभाषा गढ़े, कोई भी वाक्य संरचना करे, उससे लगता यही है कि सत्ता को इस बात की आहट हो चुकी है कि अगर उसने आखिरी मौके तक हथियार डालने की परिस्थिति खड़ी कर दी तो फिर सत्ता डगमगा जाएगी। तो आखिरी क्षण तक लड़ते हुए दिखाई देइए, क्योंकि वो एक लंबी कतार है लोगों की जो बार बार ताली बजाते हैं। तो पहला शब्द यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति राहुल गांधी की व्यक्तिगत नफरत के कारण उन्होंने उन लोगों का घोर अपमान किया जिनका सरनेम संयोगवश प्रधानमंत्री मोदी का सरनेम है। उस हलफनामे की दूसरी लाइन, राहुल गांधी का केस असाधारण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। जिस बात का जिक्र राहुल गांधी ने किया, यह असाधारण क्यों है। और भारत में अदालतों के पन्नों को टटोलिएगा और मानहानि केस को देखिएगा तो यकीनी तौर पर यह फैसला वाकई असाधारण है। जो सजा सुनाई गई सूरत की अदालत पर और हाईकोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी और बात आगे बढ़ गई। लेकिन फिर सुनिए, यह और ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हलफनामे में कहा गया पुणेश मोदी के जरिए। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में जब सजा सुनाई जा रही थी तो राहुल गांधी के चेहरे पर पश्चाताप और पछतावे से दूर अहंकार दिख रहा था। अब आप जरा कल्पना की शुरुआत सोचिए, पुणेश मोदी अपने हलफनामे में राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको तो पश्चाताप होना चाहिए था, पछतावा होना चाहिए। यानी अपने तौर पर खुद की भक्ति में जो वो डूबे हुए हैं, वो चाहते हैं कि हर कोई भक्ति रस में डूब जाए और इस देश के भीतर में भक्ति रस के एस्पेक्ट में संविधान ना देखा जाए, कानून ना देखा जाए, इस देश में डेमोक्रेटिक सेटअप को ना देखा जाए और मान लिया जाए कि जो है सो ठीक है, क्योंकि एक सरकार है, चुनी हुई है और उसमें अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो उस भक्ति रस में हर कोई रहे, कोई सवाल ना करे, यानी नौकरशाही सवाल ना करे, यानी जुडिशरी सवाल ना करे, यानी मीडिया सवाल ना करे, यानी इस देश के ब्यूरो कोई सवाल ना करे, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया सब जो है मान ले कि जो कहा जा रहा है वह आखिरी सत्य है। और शायद उन्होंने कहां से पढ़ा, क्या पढ़ा कि चेहरे पर पश्चाताप और पछतावा नहीं था और अहंकार दिखाई दे रहा था। यह हलफनामे में लिखे गए शब्द हैं। याचिकाकर्ता यानी राहुल गांधी ने दुर्भावनापूर्ण एक निर्दोष वर्ग के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप ध्यान दीजिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी, पुणेश मोदी होते हुए यह मोदी और उसके बाद समूचे ओबीसी को दायरे में लेने की परिस्थिति भारत की राजनीति में इस केस के जरिए की गई और राजनीतिक तौर पर लाभ मिल जाए, इसलिए समूचे देश में इस मानहानि के मुकदमे पर जो पहला फैसला आया उसके बाद पूरे तरीके से इसको ओबीसी समाज से जोड़ दिया गया। ओबीसी के भीतर दर्जनों जातियां होती हैं, दर्जनों नहीं, एक लिहाज से कहें तो 50 से ज्यादा जातियां इस देश के भीतर ओबीसी के भीतर मौजूद है, लेकिन समूचे ओबीसी से जोड़ा गया। अब कोई सवाल पूछ सकता है कि ओबीसी के दायरे में तो अखिलेश यादव भी आते हैं, उन्होंने क्यों नहीं कहा? बघेल कांग्रेस के हैं, वह भी आते हैं। एक लंबी कतार है, थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा अलग कीजिए, क्योंकि राजनीति चरम पर जब रहती है तब सवाल यह होता है कि न्यायपालिका कितनी संयम है, मीडिया कितना संयम है, जो परख रहा है, निगरानी कर रहा है, देख रहा है, बता रहा है।
यही वो परिस्थिति होती है जहां पर भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान चेक एंड बैलेंस करता है। लेकिन एक झटके में जो चीजें होती चली गई, पार्लियामेंट के भीतर मोदी अडानी के नारे लगने के बाद से और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने के बाद, फैसला और फैसले के बाद जिस तरीके से 24 घंटे के भीतर उनकी संसद सदस्यता को खत्म करना और फिर सरकारी बंगला ले लेना और उसके बाद सियासत का नया रंग, लेकिन इन सब का अंत कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में तो होना ही है। तो कल का फैसला आएगा, लेकिन बावजूद इसके जरा उस हलफनामे के भीतर जो पुणेश मोदी ने लिखा है, 2 लाइन और सुनिए। राहुल गांधी देश के निर्वाचित पीएम के प्रति व्यक्तिगत घृणा से प्रेरित थे, इसीलिए बयान दिया। यानी एक तरफ वह पूरे समुदाय को लाते हैं और अगली लाइन में दोबारा से व्यक्तिगत घृणा से प्रेरित शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उस करप्शन का जिक्र नहीं करते हैं जहां नीरव मोदी का नाम लिया गया, जहां ललित मोदी का नाम लिया गया, उन नामों का जिक्र कहीं नहीं होता है, वह भी तो मोदी हैं। और फिर यह कहते हैं चूंकि यह बयान निर्दोष वर्ग के खिलाफ दिया गया, इसीलिए वह किसी दया के पात्र नहीं है। यह है पुणेश मोदी का पूरा हलफनामा। सवाल यह नहीं है कि 2019 के चुनाव में दिया गया भाषण 2024 की राजनीति को कैसे पलट देगा। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूदा वक्त में कांग्रेस के लिए शायद एक अमृत की स्थिति में लाकर खड़ा कर चुका है, जहां पर भारत के भीतर में फैसला जो भी आए, राहुल इस देश के भीतर में नेता का जेल जाना और नेता को फंसाना और नेता का छूट जाना, दोनों परिस्थितियां किसी भी राजनीतिक दल को खड़ा कर देती है। और राजनीतिक सत्ता के लिए यह सबसे मुश्किल सबब होता है कि वह जिस तरीके से दाना पानी फंसाने के लिए डालता है और वह जब वक्त आखिर में आता है जहां दाना पानी खत्म हो गया, तो सामने अगर चुनाव खड़ा हो तो फिर कितनी मुश्किल राजनीति करने वालों के लिए होती है। ये शायद आज की तारीख में प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर की उस धड़कनों को सुनने से समझ में आएगा, जिसको लेकर चिंता इस बात की जरूर है कल सुप्रीम कोर्ट कौन सा फैसला देगा। और शायद ये फैसला बीते बरसों बरस की जो राजनीति इस देश के भीतर देखी जा रही है, उसकी धज्जियां उड़ा सकता है। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़ा कर सकता है। यह भारत की राजनीति के भीतर प्रधानमंत्री को लेकर कौन कौन किस शब्द का इस्तेमाल करे या नहीं करे, इसको भी परिभाषित कर सकता है। राजनीति साधते हुए किसी पर निजी हमला ना हो, यह इसको भी परिभाषित कर सकता है। और शायद राजनीति के व्यापक केंद्र तले या व्यापक कैनवास तले इस बात को भी तय कर सकता है कि भारत के भीतर में लोकतंत्र कितना स्वच्छंद है या कितना बंधक है। इंतजार सभी को कल तक का करना होगा, लेकिन राहुल गांधी ने जब कह दिया माफी नहीं मांगूंगा, मैसेज एक ही है कि भारत के भीतर में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो समूची बीजेपी की कमान को संभालते हैं और आगे ले जाते हैं चुनावी मैदान में, उनके सामने ये माथे के बल पर शिकन है कि दरअसल अब इसके बाद कौन सी राजनीति साधी जाए। और उन्हें इस बात का अंदेशा रहा नहीं होगा कि उन्होंने पंगा किससे ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।